लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। तेज सिंह के लौट आने से राजा बीरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और उस समय तो उनकी खुशी और भी ज्यादा हो गई जब तेज सिंह ने रोहतास गढ़ आकर अपनी कार्रवाई करने का खुलासा हाल कहा। रामानंद की गिरफ्तारी का हाल सुनकर हंसते हंसते लौट गए, मगर साथ ही इसके कि कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता रोहतास गढ़ में नहीं लगता, बल्कि मालूम होता है कि रोहतास गढ़ में नहीं है। राजा बीरेंद्र सिंह उदास हो गए। तेज सिंह ने उन्हें हर तरह से समझाया और दिलासा दिया। थोड़ी देर बाद तेज सिंह ने अपने दिल की वे सब बातें कहीं जो वे किया चाहते थे। बीरेंद्र सिंह ने उनकी राय बहुत पसंद की और बोले, तुम्हारी कौन सी ऐसी तरकीब है जिसे मैं पसंद नहीं कर सकता? हाँ, ये कहो कि इस समय अपने साथ किस अय्यार को ले जाओगे? तेज सिंह, मुझे तो इस समय कई अय्यारों की जरूरत थी, मगर यहां केवल 4 मौजूद हैं और बाकी सब कुंवर इंद्रजीत सिंह का पता लगाने गए हैं। खैर, कोई हर्ज नहीं। पंडित बद्रीनाथ को तो इसी लश्कर में रहने दीजिए। उन्हें किसी दूसरी जगह भेजना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि यहां बड़े ही चालाक और पुराने अय्यार का काम है। बाकी ज्योतिषी जी, भैरव और तारा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। बीरेंद्र, अच्छी बात है, इन तीनों से तुम्हारा काम बखूबी चलेगा। तेज सिंह, जी नहीं, मैं तीनों अय्यारों को अपने साथ नहीं रखा चाहता, बल्कि भैरव और तारा को तो वहां का रास्ता दिखाकर वापस कर दूंगा। इसके बाद वे दोनों थोड़े से लड़कों को मेरे पास पहुंचाकर फिर आपको या कुंवर आनंद सिंह को लेकर मेरे पास आवेंगे। तब वो सब कार्रवाई की जाएगी जो मैं आपसे कह चुका हूं। बीरेंद्र, और ये दरोगा वाली किताब जो तुम ले आए हो क्या होगी? तेज सिंह, इसे फिर अपने साथ ले जाऊंगा और मौका मिलने पर शुरू से आखिर तक पढ़ जाऊंगा। यही तो एक चीज हाथ लगी है। बीरेंद्र, बेशक उम्दा चीज है। किताब तेज सिंह के हाथ से लेकर रोहतासगढ़ तहखाने का कुल हाल इससे तुम्हें मालूम हो जाएगा, बल्कि इसके अलावे वहां और भी बहुत कुछ भेद मालूम होगा। तेज सिंह, जी हां, इसमें दरोगा ने रोज रोज का हाल लिखा है। मैं समझता हूं वहां ऐसी ऐसी और भी कई किताबें होंगी जो इसके पहले के और दरोगाओं के हाथ से लिखी गई होंगी। बीरेंद्र, जरूर होंगी, और इससे उस तहखाने के खजाने का पता भी लगता है। तेज सिंह, लीजिए, अब ये खजाना भी हम ही लोगों का हुआ चाहता है। अब हमें यहां देर न करके बहुत जल्द वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि दिग्विजय सिंह मुझे और दरोगा को अपने पास बुला गया था। देर हो जाने पर वो फिर तहखाने में आवेगा और किसी को न देखेगा तो सब काम ही चौपट हो जाएगा। बीरेंद्र, ठीक है, अब तुम जाओ, देर मत करो। कुछ जलपान करने के बाद ज्योतिषी जी, भैरव सिंह और तारा सिंह को साथ लिए हुए तेज सिंह वहां से रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और 2 घंटे दिन रहते ही तहखाने में जा पहुंचे। अभी तक तेज सिंह रामानंद की सूरत में थे। तहखाने का रास्ता दिखाने के बाद भैरव सिंह और तारा सिंह को तो वापस किया और ज्योतिषी जी को अपने पास रखा। अब की दफे तहखाने से बाहर निकलने वाले दरवाजे में तेज सिंह ने ताला नहीं लगाया, उन्हें केवल खटकों पर बंद रहने दिया। दरोगा वाले रोजनामचे के पढ़ने से तेज सिंह को बहुत सी बातें मालूम हो गई जिन्हें यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं। समय समय पर आप ही मालूम हो जाएगा। हाँ, उनमें से एक बात यहां लिख देना जरूरी है। जिस दालान में दरोगा रहता था उसमें एक खंभे के साथ लोहे की एक तार बंधी हुई थी, जिसका दूसरा सिरा छत में सुराख करके ऊपर की तरफ निकाल दिया गया था। तेज सिंह को किताब के पढ़ने से मालूम हुआ कि इस तार को खींचने या हिलाने से वो घंटा बोलेगा जो खास दिग्विजय सिंह के दीवान खाने में लगा हुआ है, क्योंकि उस तार का दूसरा सिरा उसी घंटे से बंधा है। जब किसी तरह की मदद की जरूरत पड़ती थी तब दरोगा उस तार को छेड़ता था। उस दालान की बगल की एक कोठरी के अंदर भी एक बड़ा सा घंटा लटकता था, जिसके साथ बंधी हुई लोहे की तार का दूसरा हिस्सा महाराज के दीवान खाने में था। महाराज जब भी तहखाने वालों को होशियार किया चाहते थे या और कोई जरूरत पड़ती थी तो ऊपर लिखी रीत से वो तहखाने वाला घंटा भी बजाया जाता, और ये काम केवल महाराज का था, क्योंकि तहखाने का हाल बहुत गुप्त था। तहखाना कैसा है और उसके अंदर क्या होता है, ये हाल सिवाय खास खास 8-10 आदमियों के और किसी को भी मालूम न था। इसके भेद मंत्र की तरह गुप्त रखे जाते थे। हम ऊपर लिखाए हैं कि असली रामानंद को अय्यार समझकर महाराज दिग्विजय सिंह तहखाने में ले आए और लौटकर जाते समय नकली रामानंद अर्थात तेज सिंह और दरोगा को कहते गए कि तुम दोनों फुर्सत पाकर हमारे पास आना।
महाराज के हुक्म की तामील न हो सकी, क्योंकि दरोगा को कैद कर तेज सिंह अपने लश्कर में ले गए और ज्यादा हिस्सा दिन का उधर ही बीत गया, जैसा कि हम ऊपर लिखाए हैं। जब तेज सिंह लौटकर तहखाने में आए तो ज्योतिषी जी को बहुत सी बातें समझाई और उन्हें दरोगा बनाकर गद्दी पर बैठाया। उसी समय सामने की कोठरियों में से खटके की आवाज आई। तेज सिंह समझ गए कि महाराज आ रहे हैं। ज्योतिषी जी को तो लिटा दिया और कहा कि तुम हाय हाय करो, मैं महाराज से बातचीत करूंगा। थोड़ी देर में महाराज उस तहखाने में उसी राह से आ पहुंचे जिस राह से तेज सिंह को साथ लाए थे। महाराज तेज सिंह की तरफ देखकर, रामानंद, तुम दोनों को हम अपने पास आने के लिए हुक्म दे गए थे, क्यों नहीं आए? और इस दरोगा को क्या हुआ जो हाय हाय कर रहा है? तेज सिंह, महाराज, इन्हीं के सबब से तो आना नहीं हुआ। एकाएक बेचारे के पेट में दर्द पैदा हो गई। बहुत सी तरकीबें करने के बाद अब कुछ आराम हुआ है। महाराज दरोगा के हाल पर अफसोस करने के बाद, उस अय्यार का कुछ हाल मालूम हुआ? तेज सिंह, जी नहीं, उसने कुछ भी नहीं बताया। खैर क्या हर्ज है, 2-1 दिन में पता लग ही जाएगा। अय्यार लोग जिद्दी तो होते ही हैं। थोड़ी देर बाद महाराज दिग्विजय सिंह वहां से चले गए। महाराज के जाने के बाद तेज सिंह भी तहखाने से बाहर हुए और महाराज के पास गए। 2 घंटे तक हाजिरी देकर शहर में गश्त करने के बहाने से विदा हुए। पहर रात से कुछ ज्यादा हो गई थी कि तेज सिंह फिर महाराज के पास गए और बोले, मुझे जल्द लौट आते देख महाराज ताज्जुब करते होंगे, मगर एक जरूरी खबर देने के लिए आना पड़ा। महाराज, वो क्या? तेज सिंह, मुझे पता लगा है कि मेरी गिरफ्तारी के लिए कई अय्यार आए हुए हैं। महाराज होशियार रहें, अगर रात भर में उनके हाथ से बच गया तो कल जरूर कोई तरकीब करूंगा, यदि फंस गया तो खैर। महाराज, तो आज रात भर तुम यहीं क्यों नहीं रहते? तेज सिंह, क्यों लोगों के खौफ से बिना कुछ कार्रवाई किए अपने को छिपाऊं? ये नहीं हो सकता। महाराज, शाबाश, ऐसा ही मुनासिब है। खैर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। तेज सिंह घर की तरफ लौटे, रामानंद के घर की तरफ नहीं, बल्कि अपने लश्कर की तरफ। उन्होंने इस बहाने अपनी जान बचाई और चलते हुए सवेरे जब दरबार में रामानंद न आए, महाराज को विश्वास हो गया कि बीरेंद्र सिंह के अय्यारों ने उन्हें फंसा लिया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के चौथे भाग के तीसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।